हेलो एवरीवन, आप लोग का स्वागत है मॉस के ऑनलाइन क्लास में। हम लोग टॉर्सन टॉपिक स्टार्ट किए थे, जिसमें मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में डिफिनीशन ऑफ टॉर्सन, प्योर टॉर्सन क्या होता है और एजम्पशन इन थ्योरी ऑफ प्योर टॉर्सन बता दिया था। और आज हम लोग पढ़ेंगे कि डेरिवेशन ऑफ टॉर्सनल इक्वेशन, जो काफी इंपॉर्टेंट है फॉर योर सेमेस्टर एग्जाम, क्योंकि आपके सेमेस्टर एग्जाम में डेरिवेशन इसका आने का जो चांसेस होता है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में, वो काफी ज्यादा होता है। अगर मान लीजिए डेरिवेशन नहीं आया तो टॉर्सनल इक्वेशन पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स आने का चांसेस एकदम 100% है। तो काफी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, अच्छे से इसको ध्यान से समझने का कोशिश करेंगे, ठीक है। और अगर किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं। ध्यान से सुनेंगे। देखिए साफ्ट क्या है, तो साफ्ट एक ऐसा सिलेंड्रिकल मेंबर है जो अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट करता है और पावर का ट्रांसमिशन कहता है। मतलब हम कह सकते हैं कि एक मशीन एलिमेंट है। अब बहुत सारी जगह क्या होता है कि जहां पर आपको हेवी पावर का ट्रांसमिशन करना रहता है तो वहां पर आप साफ्ट जो है मजबूत बनाते हैं, उसका लेंथ भी ज्यादा बड़ा रहता है, तो हम उसको क्या करते हैं, कपल कर देते हैं, जोड़ा बना देते हैं। किसके साथ, तो कोई दूसरे मोटर के साथ या कोई अरेंजमेंट के साथ। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर आपको बताएं तो अगर आप थर्मल पावर प्लांट या हाइड्रो पावर प्लांट में चले जाएंगे तो वहां पर आप देखेंगे कि एक साफ्ट है, उस पर टरबाइन माउंटेड है, और जैसे ही हम वाटर का जेट या स्टीम का जेट टरबाइन के पास छोड़ते हैं तो टरबाइन क्या होता है, तो टरबाइन एक ऐसा एलिमेंट होता है, एक हाइड्रोलिक मशीन होता है जो क्या करता है कि वाटर या स्टीम में जो भी एनर्जी है उसको यूज करके वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, जिसमें बकेट बना हुआ रहता है, जिसको हम लोग रनर भी कहते हैं। तो टरबाइन के ऊपर मान लीजिए कि वाटर जो है स्ट्राइक किया तो टरबाइन को रोटेट करेगा। अब टरबाइन का शाफ्ट भी जो है वो रोटेट करेगा, तो टरबाइन के शाफ्ट को हम लोग क्या कहते हैं, जनरेटर के शाफ्ट के साथ कपल कर देते हैं। अब फिर यहां पर क्वेश्चन आता है कि सर आप इतना मेहनत क्यों कर रहे हैं, डायरेक्ट टरबाइन के शाफ्ट को जनरेटर में ही डाल दीजिए, उसमें शाफ्ट के साथ क्यों अरेंजमेंट कर रहे हैं। तो याद रखना है, बहुत हेवी या बहुत लंबा हम लोग शाफ्ट नहीं बना सकते हैं, क्योंकि अगर ज्यादा हम लोग बनाएंगे लंबा तो उसको ट्रांसपोर्टेशन करने में भी प्रॉब्लम हो सकता है, उसमें ट्विस्टिंग होने का भी चांसेस काफी ज्यादा है, अपने वजन के कारण उसमें सैगिंग होने का भी चांसेस काफी ज्यादा है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, एक फिक्स डायमेंशन का ही शाफ्ट बनाते हैं और उसको कपल करते जाते हैं, जोड़ते जाते हैं दूसरे मेंबर के साथ। तो अभी आपको क्या समझा रहा हूं कि मान लीजिए आपके पास एक टरबाइन शाफ्ट है और टरबाइन शाफ्ट, ये आपके पास शाफ्ट है और इसमें आपका जो है टरबाइन लगा हुआ है, इसमें आपका टरबाइन लगा हुआ है। अब इस टरबाइन शाफ्ट को हम क्या किए, कपल कर दिए, यहां जोड़ा बना दिए। किसके साथ, तो जनरेटर के शाफ्ट के साथ। तो ये जनरेटर है। अब सोचिए कि वाटर जब इसमें स्ट्राइक करेगा इसके ब्लेड पर तो यहां से क्या होगा, ये टरबाइन को रोटेट कराना स्टार्ट करेगा। पर ये जो जनरेटर पार्ट है ये तो स्टेशनरी रहेगा, तो हम इसी स्टेशनरी पार्ट को यहां पर फिक्स मान ले रहे हैं। और यहां पर वाटर आके स्ट्राइक कर रहा है, तो वाटर जब स्ट्राइक करेगा इसके बकेट पर तो इसको घुमाना चाहेगा, फोर्स लगाएगा। तो अगर किसी सेक्शन पर फोर्स लग रहा है तो वहां क्या होगा, टॉर्क का फॉर्मेशन होगा। तो इसके एक एंड पर हम लोग क्या करते हैं, टॉर्क लगा देते हैं। बात समझ में आ रहा है। तो याद रखना है कि पूरे इस टॉर्सनल इक्वेशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है वो इसका फिगर है। अगर आपको फिगर का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा से बन गया है तो समझिए कि आपसे आसानी से डेरिवेशन हो जाएगा। इसलिए फिगर को पहले समझना ज्यादा जरूरी है। तो हम लोग को क्या करना है, डेरिवेशन ऑफ टॉर्सनल इक्वेशन करना है। तो टॉर्सनल इक्वेशन क्या है, तो पहला तो इसको रट जाना है। किसको, टॉर्सनल इक्वेशन का जो भाग है उसको रट जाना है। तो क्या होता है, टी बाई जे, टी फॉर टॉर्क, जे फॉर पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। जी फॉर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी क्या होता है, शियर स्ट्रेस बाय शियर स्ट्रेन इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। और थीटा को कहते हैं एंगल ऑफ ट्विस्ट, मतलब कितना जो शाफ्ट है वो अठाया है उसको एंगल ऑफ ट्विस्ट कह रहे हैं। और एल जो है वो लेंथ ऑफ शाफ्ट हो गया, और जो टाउ है वो शियर स्ट्रेस हो गया, और आर जो है वह सेंटर से एक्सट्रीम फाइबर का दूरी हो गया। बात समझ में आ गया। तो टॉर्सनल इक्वेशन आपको एकदम रटा हुआ होना चाहिए, टी बाई जे इक्वल टू जी थीटा बटे एल इज इक्वल टू टाउ बटे आर। क्लियर एकदम है। चलिए अब हम लोग करेंगे क्या, तो सबसे पहला एक शाफ्ट ले लेंगे और शाफ्ट का एक एंड को फिक्स कर देंगे। अभी आपको समझा है कैसे फिक्स हो रहा है। तो शाफ्ट के एक एंड को फिक्स कर दिए और एक एंड को फ्री रहने दिए। ये इसका 3 डायमेंशनल व्यू दिखा रहे हैं शाफ्ट का।
ये इसका लॉन्गिट्यूडनल व्यू है, ये आपका जो है क्रॉस सेक्शनल व्यू है। तो हम लोग क्या किए, शाफ्ट लिए, इसका एक एंड को फिक्स कर दिए। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर आप ध्यान दीजिएगा तो हम लोग क्या किए, कॉपी को ही फोल्ड कर दिए और इस तरह से शाफ्ट बना दिए। तो यहां जो शाफ्ट है ये कैसा हो गया, हॉलो शाफ्ट हो गया। क्यों, क्योंकि यहां पर मटेरियल नहीं है। और सॉलिड शाफ्ट में क्या होगा, पूरा मटेरियल फिल होगा। बात समझ में आ रहा है। तो हम लोग क्या किए, एक शाफ्ट ले लिए। अभी रियलाइज कीजिए कि ये एक सॉलिड शाफ्ट है, क्लियर है, और इसके एक एंड को हम फिक्स कर दिए। अब अगर आप इस एंड को पकड़ के ऐठेंगे तो हम क्या किए, मार्कर से इसमें कहीं मार्किंग कर दिए हैं। तो हम लोग यहां मार्कर से इसमें मार्किंग कलर कर दिए। अब आप ध्यान दीजिएगा इसको कि मान लीजिए इस शाफ्ट के एक एंड को फिक्स किया और एक एंड को हम लोग क्या किए हैं, फ्री करके रखे हुए हैं। ओके, फ्री करके रखे, और जैसे ही हम लोग फ्री एंड पर टॉर्क लगाएंगे, मतलब आप फोर्स सरफेस के पैरेलल लगा रहे हैं, टेंजेंशियली लगा रहे हैं, तो टॉर्क का जनरेट हो रहा है। तो ये जो लाइन आपको ब्लैक वाला दिख रहा है वो आगे आपको शिफ्ट होता हुआ दिखेगा। तो ये देखिए इस तरह से शिफ्ट हो रहा है। तो यहां पर भी हम लोग क्या किए, शाफ्ट के एक एंड को फिक्स किए, एक एंड को फ्री रखे। अब शाफ्ट का यहां पर सेंटर हो रहा है, तो उस सेंटर को हम लोग O मान लिए, ये पॉइंट को O मान लिए, और शाफ्ट के इस सेंटर को O डैश मान लिए। अब याद रखना है कि शाफ्ट के सरकमफेरेंस पर, यहां पर सरकमफेरेंस पर एक पॉइंट मान लिए हैं B, ये पॉइंट मान लिए हैं B, कहां पर, सरकमफेरेंस पर, क्लियर है। और जब हम ऐठे इस तरह से ट्विस्ट किए, टॉर्क लगाए, तो ये जो B पॉइंट है वो, ये याद रखना है कि ये जो B पॉइंट है यहां से शिफ्ट करके यहां चला गया। इसका मतलब ये जो B पॉइंट है यहां से शिफ्ट करके यहां चला गया, तो इसको B डैश कह दिए। तो लेयर यहां पर देखिए आपका शिफ्टिंग हो रहा है, और जब भी आप टॉर्क लगाएंगे तो याद रखना यहां जो डिफॉर्मेशन होगा वह एंगुलर डिफॉर्मेशन होगा, मतलब एंगल में चेंजिंग आ रहा है। बात समझ में आ रहा है कि पहले यहां से आप जब टॉर्क स्टार्ट नहीं किए थे तो इस पॉइंट को आप बी माने थे, और जैसे ही आप टॉर्क लगाए तो ये बी डैश पर चला गया। इसका मतलब कुछ एंगल का फॉर्मेशन किया। कौन किया, जैसे ये पॉइंट आपका बी है और जैसे हम इसको घुमाए तो ये बी पॉइंट यहां पर चला गया, तो कुछ ना कुछ इसके क्रॉस सेक्शन में एंगल बना, और ये थीटा को जो है यह हम लोग एंगल ऑफ ट्विस्ट कहते हैं, एंगल ऑफ ट्विस्ट कहते हैं। कोई कंफ्यूजन नहीं। और ये क्रॉस सेक्शनल के अबाउट क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो यहां से बी से ये बी डैश चला गया। अब इसी का जब हम लोग फ्रंट व्यू देखेंगे तो ये आपको एक रेक्टेंगल की तरह यहां पर दिखेगा। इसका मतलब ये जो ओ डैश पॉइंट है और ए है एक ही जगह कॉन्साइड कर जाएगा, और ये जो बी है और ओ है वो एक ही जगह कॉन्साइड करेगा। पर ये जो सेक्शन है बी डैश, ये ऊपर की ओर शिफ्ट हुआ और यहां से एक एंगल बनाएगा जिसको हम लोग फाई कहेंगे, और फाई को हम लोग शियर स्ट्रेन कहते हैं। फाई को क्या कहेंगे, शियर स्ट्रेन कहेंगे। शियर स्ट्रेन का मतलब क्या है कि कोई भी स्ट्रक्चर मेंबर कितने एंगल बना के वो आगे की ओर झुक जाता है, उसी को हम लोग शियर स्ट्रेन कहते हैं। ठीक है, चलिए अब अगर हम इसका क्रॉस सेक्शनल व्यू को इधर दिखाएं तो आपको दिखेगा कि बी पॉइंट जो है वो बी डैश पर चला गया, बी पॉइंट जो है बी डैश पर चला गया और एंगल बनाया थीटा, और इसका जो यहां सेंटर से एक्सट्रीम फाइबर का दूरी है इसको हम आर बोल दिए। कोई कंफ्यूजन नहीं। तो अब हम लोग कर क्या रहे हैं, तो फिगर को ही यहां पर लिख दे रहे हैं। तो क्या किए हैं, कंसीडर ए यूनिफॉर्म शाफ्ट ऑफ लेंथ एल। एक शाफ्ट ले लेते हैं जिसका लेंथ क्या है, एल है, और रेडियस क्या है, आर है, एंड सब्जेक्टेड टू ए टॉर्क टी। कहां, ऑन द फ्री एंड। कहां पर लगा रहा है, फ्री एंड पर लगा रहा है, एंड अदर एंड इज फिक्स्ड, और दूसरा इसका जो एंड है उसको फिक्स किया। नेक्स्ट क्या कर रहा है, ड्रॉ ए लाइन। अब इसमें आप देख रहे होंगे कि O जो है वो सेंटर है, O डैश भी जो है सेंटर है, ठीक है, और वहां से एक एक्सिस पास किया, तो ऐसे एक्सिस को पोलर एक्सिस कर रहे हैं। तो क्या कर रहा है, ड्रॉ ए लाइन ए बी ऑन द सरफेस ऑफ द शाफ्ट। आप सरफेस ऑफ द शाफ्ट पर क्या किए हैं, एक लाइन ड्रॉ कर लिए है। ये देखिए जो पैरेलल किसका है, तो एक्सिस का पैरेलल है, एक्सिस का पैरेलल है। ठीक है, तो ड्रॉ ए लाइन ए बी ऑन द सरफेस ऑफ द शाफ्ट एंड पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द शाफ्ट।
ठीक है। अगर आपको पहले भी बताया है कि अगर क्रॉस सेक्शन हम ये ले लेते हैं तो ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और ऐसा एक्सिस जो प्लेन के परपेंडिकुलर हो उसको हम लोग क्या कहते हैं, पोलर एक्सिस कहते हैं। तो ये देखिए प्लेन के परपेंडिकुलर है, इसलिए इसको क्या कह रहे हैं, पोलर एक्सिस कह रहे हैं। तो क्या कर रहा है कि जो ए बी लाइन आप लिए हैं कहां पर, शाफ्ट के सरकमफेरेंस पर, सतह के ऊपर, तो वो पैरेलली है किसका, पोलर एक्सिस का। ओके, ड्यू टू टॉर्क टी, जब हम लोग टॉर्क टी लगा रहे हैं कहां पर, फ्री एंड पर, तो ड्यू टू द टॉर्क टी अप्लाइड द पॉइंट बी मूव्स टू बी डैश। और जब हम लोग टॉर्क लगा रहे हैं फ्री एंड पर, तो जो पॉइंट बी है वो मूव कहां कर जा रहा है, बी डैश पर कर जा रहा है। लेट फाइव बी द शियर स्ट्रेन, मान लेते हैं कि 5 जो है वो शियर स्ट्रेन है, और थीटा इज द एंगल ऑफ ट्विस्ट। याद रखना है कि थीटा का जो फॉर्मेशन होगा वो क्रॉस सेक्शन में होगा, ये क्रॉस सेक्शन में होगा, और जो फाई का फॉर्मेशन होगा वो आपको लेंथ की तरफ दिखेगा। बात समझ में आ रहा है? हम आपको बार बार बता रहे हैं, आप अपने कॉपी में भी ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं और उसको फोर्स लगाएंगे तो आपको दिखेगा कि बी पॉइंट जो है वो बी डैश की ओर शिफ्ट हो रहा है, क्योंकि ये पॉइंट तो फिक्स है आपका। यहां तक में कोई कंफ्यूजन नहीं। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं फ्रॉम फिगर थर्ड से चलते हैं, पहला। ठीक है, तो आप जानते हैं कि जो बीबी डैश है सरकमफेरेंस पर, बीबी डैश इज इक्वल टू आर थीटा। आप मैथ में भी पढ़े हैं कि अगर किसी सर्कल का आर्क निकालते हैं जिसको चाप कहते हैं, तो मान लीजिए ये बी है और ये पॉइंट बी डैश है और ये एंगल थीटा बना रहा है और रेडियस आर है, तो ये आर्क हो गया। तो आप पढ़े मैथ में कि आर्क बीबी डैश इज इक्वल टू एंगल को रेडियस के साथ गुना करते हैं तो हमको क्या मिल जाता है, आर्क मिल जाता है। तो यहां भी क्या हो गया, बीबी डैश इज इक्वल टू आर थीटा। ये मेरा काम का चीज है, इसको घेर देते हैं, एकदम ध्यान से सुनते जाएंगे। देखिए इतना दूर तो रटना नहीं है, बस फिगर को देखना और लिख देना है। क्लियर एकदम है? चलिए अब हम लोग आ जाते हैं फ्रॉम फिगर 2, क्योंकि फिगर ही इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है। फ्रॉम फिगर 2 हम कह सकते हैं कि tan फाई इज इक्वल टू, tan थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर बटे बेस, याद होगा। तो tan फाई बराबर परपेंडिकुलर, और यहां परपेंडिकुलर आपको क्या दिख रहा है, तो बी बी डैश बाय बेस, और बेस क्या दिख रहा है, तो ए बी दिख रहा है। कोई कंफ्यूजन? अब देखिए बी बी डैश की जगह आप लिख दीजिए बी बी डैश डिवाइडेड बाय, और ए बी की जगह आप लिख सकते हैं एल। अब हम यहां पर क्या लिखेंगे, सिंस फाई इज वेरी स्मॉल, फाई इज वेरी स्मॉल, यहां पर जो शेयर स्ट्रेन का फॉर्मेशन होता है वो काफी कम होता है, तो हम कह सकते हैं इफ सिंस फाई इज वेरी स्मॉल देन tan फाई कैन बी रिटन एज फाई। आपको ऑलरेडी बताए थे कि अगर फाई का वैल्यू मतलब एंगल का वैल्यू कम होगा तो tan थीटा साइन थीटा बराबर थीटा होता है। जैसे एग्जांपल से आप समझिए कि 4 डिग्री का मान आप निकाल लीजिए रेडियन में, और tan 4 डिग्री का मान निकाल लीजिए, तो अप्रोक्सीमेटली दोनों क्या होगा, सेम होगा। तो हम कह सकते हैं कि tan 4 डिग्री कैन बी रिटन एज 4 डिग्री। तो यहां पर सेम चीज tan फाई कैन बी रिटन एज फाई। तो यहां पर हम लिख देते हैं फाई बराबर क्या, बताओ, ये नियम है कि अगर फाई का वैल्यू बहुत छोटा होगा तो आप उसको लिख सकते हैं tan फाई बराबर फाई। कैसे होगा आपको बताया हूं कि 4 डिग्री का मान आप रेडियन में निकाल लीजिए और tan 4 डिग्री का मान भी निकाल लीजिए। आप देखेंगे कि 4 डिग्री का जो वैल्यू आ रहा है और tan 4 डिग्री का जो वैल्यू हो रहा है वो दोनों सेम है, मतलब LHS सेम है तो RHS सेम है तो LHS भी क्या होगा, सेम होगा। तो हम कर सकते हैं, तो फाई बराबर क्या हो जाएगा, बी बी डैश डिवाइडेड बाई एल, और बी बी डैश की जगह आप लिख सकते हैं क्या, आर थीटा बाई एल। तो फाइनली मेरे पास क्या रिलेशन आ गया कि फाई बराबर आर थीटा बाई एल। यहां तक में कोई कंफ्यूजन नहीं है। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, अब ध्यान दीजिएगा, मान लेते हैं कि पूरे सरफेस में जो शेयर स्ट्रेस लग रहा है, तो लेट टाउ, और कहीं कहीं क्यू भी लेते हैं, स्मॉल क्यू, बी द शेयर स्ट्रेस, और शेयर स्ट्रेस बराबर क्या होता है, शेयर फोर्स बटे
प्रोजेक्टेड एरिया, सरफेस एरिया, ठीक है। तो शियर स्ट्रेस एंड जी क्या होता है, जी इज द मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, जिसको हम लोग शियर मॉडुलस के नाम से भी जानते हैं। तो G बराबर क्या होता है, शियर स्ट्रेस, और इसको हम लोग टाउ लिख दिए, और डिवाइडेड बाय शियर स्ट्रेन, और इसको हम लोग क्या किए, फाई लिख दिए। तो यहां से आप ध्यान दीजिएगा, हम लोग कर सकते हैं G इज इक्वल टू टाउ बटे फाई, तो क्रॉस मल्टीप्लाई से इसको यहां भेज देते और इसको यहां भेज देते, देयरफॉर फाई कैन बी रिटन एज टाउ बटे G, और इसको भी हम लोग घेर दिए। कोई कंफ्यूजन नहीं। अब देखिए यहां से इसको अगर आप कुछ इक्वेशन का नाम दे दीजिए तो इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए, और इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दीजिए। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, यहां से हम लोग लिख सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से ध्यान देंगे दोनों का LHS सेम है, तो हम कह सकते हैं कि टाउ बटे R इज इक्वल टू G थीटा बटे L, और यहां से मेरा हाफ रिलेशन प्रूव हो गया। ये देखिए इतना दूर का पोर्शन हम लोग निकाल लिया। तो आई होप आपको कहीं भी दिक्कत नहीं हो रहा होगा, बस फिगर अच्छे से समझेंगे, फिगर को यहां पर लिख देंगे, और जो मैथमेटिकली टर्म है उसको बस कुछ नहीं करना है, फिगर का नाम दे दीजिए कि हम लोग कहां से कर रहे हैं। तो फिगर 3 से ये मिला, फिगर 2 से ये मिला, फिर ये लाइन आपको याद रखना है, यहां से रिलेशन डेवलप करना, और फाइनली ये आ जाएगा। तो जल्दी से फटाफट इसको अपने कॉपी में नोट कीजिए, हम इसको हटा रहे हैं और फिर इसके नेक्स्ट पार्ट को कर रहे हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट आ जाते हैं। अब क्या करना है कि जो रिमेनिंग पोर्शन है इसका डेरिवेशन हम लोग करते हैं। तो इस बार क्या करेंगे, इस बार हम लोग ये शाफ्ट का क्रॉस सेक्शनल व्यू को दिखाते हैं। ये वाले सेक्शन को आप एज्यूम कीजिए। तो अगर मान लीजिए कि ये मेरे पास सॉलिड शाफ्ट है, अगर ये भी हॉलो आप देख रहे हैं, ये कॉपी में आप बहुत सारा पेजेस देख रहे हैं, और सबको हम जब फोल्ड किए हैं तो इसमें सोचिए कि काफी रिंग बन गया होगा। तो उसी तरह कोई भी सॉलिड शाफ्ट होगा तो वहां पर भी हजारों करोड़ों रिंग का फॉर्मेशन हो सकता है, मटेरियल हो सकता है। तो हम लोग क्या किए, इसके क्रॉस सेक्शनल व्यू को इस बार ये वाला लिए, और अगर ये पूरा सॉलिड था तो हम लोग क्या किए, सेंटर O से R डिस्टेंस पर एक एलिमेंट्री रिंग ले लिए, एक एलिमेंटर पोर्शन ले लिए, जिसका एरिया को हम लोग dA मान लिए, इसके एरिया को dA मान लिए। अब आप नोटिस करेंगे कि जो फोर्स हम लोग लगा रहे हैं ऊपर में वो शियर फोर्स है, ठीक है, और धीरे धीरे जो फोर्स है वो एलिमेंटल पोर्शन पर घटते जा रहा है। यहां एलिमेंटल पोर्शन पर जो फोर्स शियर फोर्स लग रहा है उसको हम लोग DF मान लिए। बात समझ में आ रहा है? तो कर क्या रहा है कि फ्रॉम इक्वेशन ए से, अभी जो इक्वेशन हम लोग डिराइव किए थे, ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन ए से हम लोग टाउ बटे R इज इक्वल टू G थीटा बटे L, तो इसको यहीं पर रहने देते हैं और इसको इस साइड दे देते हैं। बात समझ में आ रहा है? तो ये यहां चला गया। अब किसी भी शाफ्ट में याद रखना है कि मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी जो है वो मटेरियल पर डिपेंड करता है। इसका मतलब अगर ये आयरन का है, स्टील का है, तो इसका मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी फिक्स होगा। अगर ये कॉपर का है तो इसका मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी फिक्स होगा। ये लकड़ी का बना हो तो इसका भी मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी क्या होगा, फिक्स होगा। इसका मतलब मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ मटेरियल। बात समझ में आ रहा है? तो जी जो है वो कांस्टेंट हो गया शाफ्ट के लिए। थीटा जो एंगल ऑफ ट्विस्ट है, ये याद रखना है, क्रॉस सेक्शन में जो एंगल ऑफ ट्विस्ट होगा वो रिमेन कांस्टेंट रहेगा। इसका मतलब है कि अगर हम कोई सर्कल ले और इस सर्कल में यहां पर एंगल थीटा बन रहा है, तो इसमें जितना भी रिंग होगा उस पूरे इस पोर्शन के अंदर भी एंगल कितना होगा, थीटा। तो एंगल ऑफ ट्विस्ट क्या होगा, क्रॉस सेक्शन के रेस्पेक्ट में कांस्टेंट होगा। और पूरे लेंथ का, ये जो शाफ्ट का लेंथ है ये तो फिक्स होगा, तो ये भी कांस्टेंट हो गया। तो ये पूरा टर्म आपका कांस्टेंट है। तो आप यहां से नोटिस कर रहे हैं कि जो शियर स्ट्रेस है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, आर पर। आर क्या है, तो सेंटर से एक्सट्रीम फाइबर का दूरी। ये देखिए अगर ये सेंटर है तो सेंटर से एक्सट्रीम फाइबर का जो दूरी है वो आर है, जिसको हम लोग यहां पर आउटर रेडिया बोल रहे हैं।
तो आर जो है वेरिएबल है क्योंकि इसमें हजारों रिंग हो सकता है, आर का वैल्यू सेंटर से अलग अलग हो सकता है। तो इसका मतलब है कि टाउ का वैल्यू किस पर डिपेंड कर रहा है, आर पर। आर क्या है, तो डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू द एक्सट्रीम फाइबर ऑफ द शाफ्ट। तो क्या कह रहा है, सिंस फॉर ए गिवन शाफ्ट g theta l are constant, so shear stress is directly proportional to radial distance from the axis of the shaft। इसलिए यहां पर जो shear stress है वह डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल है, r का है। Now consider an elemental ring of area dA at radius r from center O। अब हम लोग इसमें एक रेडिया ले लिए जिसका डिस्टेंस जो है r डिस्टेंस पर एलिमेंटल एरिया का जो एरिया है उसको dA मान लिए। यहां तक में कोई कंफ्यूजन नहीं। अब हम लोग जानते हैं कि शियर स्ट्रेस बराबर क्या होता है, शियर स्ट्रेस, ठीक है, शियर स्ट्रेस एट आउटर सरफेस। मान लेते हैं कि आउटर सरफेस पर जो शियर स्ट्रेस है उसको टाउ कह रहे हैं, और शियर स्ट्रेस बराबर क्या होता है, शियर फोर्स और बाय एरिया। कोई कंफ्यूजन नहीं। तो एलिमेंटल पोर्शन में ध्यान देंगे तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं शियर स्ट्रेस एट आउटर में ये हो रहा है, तो शियर फोर्स बराबर क्या हो जाएगा, तो यहां से आप लिख सकते हैं F इज इक्वल टू शियर स्ट्रेस इनटू ए। कोई कंफ्यूजन नहीं। तो यहां पर हम लोग शियर स्ट्रेस एट एलिमेंटल पोर्शन पर हम लोग शियर स्ट्रेस के बारे में बात करें तो एलिमेंटल दे दिए, यहां का जो फोर्स है इसको डीएफ बोल दिए, और यहां का जो एरिया है इसको डीए बोल दिए। तो हम लिख सकते हैं कि डीएफ इज इक्वल टू एलिमेंटल पोर्शन पर शियर स्ट्रेस गुना डीए। अब एक चीज तो क्लियर है, चाहे एलिमेंटल पोर्शन रहे या पूरा पोर्शन रहे या आउटर पोर्शन रहे, इतना वैल्यू तो फिक्स होगा। तो इसका मतलब है कि यहां पर हम लिख सकते हैं जी थीटा बाई एल, और वेरी क्या कर रहा है, तो वेरी आर कर रहा है, तो यहां पर आर की जगह क्या लिख देंगे, स्मॉल आर। बात समझ में आ रहा है कहां से लिए, तो ये देखिए यहां से एलिमेंटल है तो ये तो फिक्स है, और एलिमेंटल पोर्शन का रेडियस कितना हो जाएगा, स्मॉल आर, तो स्मॉल आर इनटू व्हाट, डीए। तो ये क्या निकल गया, शियर फोर्स निकल गया, कहां पर, एलिमेंटल पोर्शन पर। कोई कंफ्यूजन है। अब हम फाइनली कहां आ गए, देयरफॉर टॉर्क एट एलिमेंटल पोर्शन। तो एलिमेंटल पोर्शन पर हमको क्या करना है, टॉर्क निकालना है, टॉर्क एट एलिमेंटल पोर्शन, और हम लोग फाइनली इसके रिजल्ट पर आ गए। तो इसको क्या कहेंगे, dt, और ये कितना होगा, शियर फोर्स, तो df इनटू व्हाट, रेडियस। ये देखें अगर कोई एलिमेंटल पोर्शन है, यहां पर फोर्स लग रहा है df, इधर फोर्स लग रहा है df, और ये डिस्टेंस आपको दिया हुआ है, तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। बात समझ में आ रहा है। तो टॉर्क बराबर क्या हो गया, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस अबाउट विच द बॉडी इज रोटेटिंग। अब df का वैल्यू आपको मालूम है यहां से, तो आप क्या करेंगे, फाइनली यहां पर पुट कर देंगे, जिसको हम हटा रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं dt इज इक्वल टू df गुना r, और df के जगह हम लोग लिख सकते हैं कितना, g थीटा बटे l, g थीटा बाई l इंटू r इंटू डी ए इंटू आर, और ये क्या निकल गया, dt। तो ये एलिमेंटल पोर्शन पर टॉर्क निकल गया। देयरफॉर टोटल टॉर्क, तो टोटल टॉर्क कितना होगा, तो इंटीग्रेशन कभी भी अगर हम लोग डेरिवेशन करते तो पहले एक छोटे से पोर्शन में पता करते, फिर इंटीग्रेशन करते तो पूरे सरफेस या पूरे होल बॉडी पर पता चल जाता है। तो ये क्या हो गया, देखिए जी थीटा बटे एल कांस्टेंट, और हम लोग जानते हैं मैथ में कि इंटीग्रेशन में जो कांस्टेंट टर्म होता है उसको बाहर कर देते हैं, तो बाहर कर दिए, तो बचा मेरे पास क्या, आर स्क्वायर डी है। कोई कंफ्यूजन नहीं। अब इसको जो इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हमको तो टी मिल जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, जी थीटा बाई एल हो गया। और हम लोग जानते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होता है कि डिस्टेंस का स्क्वायर गुना एरिया इज कॉल्ड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आपको याद होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया बराबर एरिया गुना रेडियस का स्क्वायर या डिस्टेंस का स्क्वायर था। तो यहां ऐसा नहीं लग रहा है कि एरिया गुना रेडियस का स्क्वायर या डिस्टेंस का स्क्वायर इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पर सॉलिड शाफ्ट के केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं होता है। क्या होता है, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। तो हम लोग फाइनली इसको यहां पर लिख देंगे, ध्यान दीजिएगा, फाइनली हम लोग यहां पर लिख देंगे ये जी थीटा इंटू जे। अब यहां पर मेरे पास जगह नहीं, यहां पर लिख देते हैं इसको, जहां जे बराबर क्या है,
पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और ये कितना होता है, तो एरिया गुना डिस्टेंस का स्क्वायर। कोई कंफ्यूजन नहीं। अब पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या कहते हैं, देखिए अगर ये शाफ्ट है तो एक्स एक्सिस पर जो इनर्शिया निकालेंगे वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वाई पर निकालेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पर जेड पर जो इनर्शिया निकालेंगे उसको क्या कहेंगे, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो फाइनली यहां से क्या निकल गया, टी, और जे को हम नीचे दे देते हैं, तो टी बाई जे इज इक्वल टू जी थीटा बाई एल, और इसको हम लोग इक्वेशन नंबर बी मान लिए। देख लीजिए, कोई कंफ्यूजन नहीं। अब हम क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन ए एंड बी से, ये इक्वेशन ए था, तो फ्रॉम इक्वेशन ए एंड बी से जी थीटा बटे एल दोनों में कॉमन है, तो मेरे पास फाइनली रिलेशन क्या आ गया, मेरे पास फाइनली रिलेशन आ गया फ्रॉम इक्वेशन ए एंड बी से टी बाई जे इज इक्वल टू जी थीटा बटे एल इज इक्वल टू टाउ बटे आर, और फाइनली मेरा ये जो रिलेशन है ये क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। तो आई होप आपको पूरा का पूरा ये डेरिवेशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग फाइनली क्या कर रहे हैं, यहां से ये फिगर को हटा रहे हैं और जितना टर्म इसमें आया उसके बारे में आपको लिखा देते हैं। जल्दी से इसको कॉपी करेंगे। चलिए अब हम लोग क्या कर रहे हैं, यहां से ये फिगर को हटा रहे हैं और इसमें जो जो टर्म आपको यूज्ड हुआ है उसको आपको लिख देना है। ठीक है, बहुत ध्यान से इसको डेरिवेशन करेंगे, 2 बार आप करेंगे तो आपको एकदम याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसके जस्ट नीचे लिख देना है वेयर, जहां पर टी क्या है, टॉर्क है, और इसका यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर हो जाएगा, और जे को क्या कहेंगे, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहेंगे। और सॉलिड शाफ्ट के केस में याद रखना है, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला पाई डी का पावर 4 बटे 32 होगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया 64 होता है, पर पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया 32 हो जाता है। ठीक है, और अगर ये सॉलिड के लिए, सॉलिड शाफ्ट के लिए ये अलग से भी आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, और यहां पर जी क्या है, तो ऑलरेडी जी के बारे में बता दिया हूं। थीटा क्या है, तो एंगल ऑफ ट्विस्ट, एंगल ऑफ ट्विस्ट है। ठीक है, जिसको रेडियन में मेजर करेंगे, किसमें, रेडियन में। एल क्या है, लेंथ ऑफ शाफ्ट, लेंथ ऑफ शाफ्ट, और टाउ क्या है, शियर स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस, और आर क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू एक्सट्रीम फाइबर, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू आउटर सरफेस ऑफ क्या, शाफ्ट का। तो फाइनली आपको पूरा का पूरा डेरिवेशन आपका कंप्लीट करा दिया हूं। आप जब पूरे डेरिवेशन कर लेंगे तो जो जो टर्म यूज्ड हुआ है उसके बारे में आप जरूर लिख देंगे। ठीक है, तो आई थिंक आपको पूरा डेरिवेशन अच्छे से समझ में आ चुका होगा। आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, फिर सेक्शन मॉडुलस क्या होता है, और कुछ थ्योरेटिकल पार्ट्स पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग इसके न्यूमेरिकल्स पार्ट्स में हाथ लगाएंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू।